हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस कुंडली में जो सवाल रखा गया है वो ये कि वैवाहिक जीवन को लेकर क्या चीज़ें नज़र आती हैं और दूसरा सवाल ये कि क्या ड्यूरेशन हो सकता है। तो देखिए, सबसे पहले क्योंकि सवाल मैरिज का है, पहला सवाल ये था मैरिज होगी या नहीं होगी। तो पहली कंडीशन हम ये देख लें कि जो 7th हाउस है, यहाँ पे 11 नंबर लिखे हुए हैं। 11 नंबर राशि के दो रूलर माने जाते हैं, एक है शनि और एक होते हैं राहु। शनिदेव को देखें तो वो अपने से एक घर आगे आके बैठे हुए हैं अष्टम भाव में। कहीं ना कहीं आपका जो 7th हाउस है उसका संबंध 8th हाउस से जुड़ना चीजों को थोड़ा सा लेट करने की एक वजह बनेगी। दूसरे जो स्वामी बन रहे हैं वो है राहु। वो अपने से, क्योंकि हम 11 नंबर को अगर ध्यान रखें, 7th हाउस को ध्यान रखें, तो इससे राहु की जो प्लेसमेंट है वो 8th हाउस हो रही है। इस वजह से इस पर्टिकुलर केस में दोनों ही प्लैनेट कहीं ना कहीं मैरिज में डिले को कनेक्ट कर रहे हैं, पहली चीज। दूसरा कि इस कुंडली में मंगल जो है वो अष्टम में बैठे हैं। अगर कुंडली में मंगल लगन से 12वें, लगन में चौथे भाव में, 7वें भाव में या अष्टम भाव में बैठे तो भी मांगलिक बनाते हैं। इस कुंडली में सूर्य और चंद्रमा से भी 12वें हैं, इस वजह से प्रबल मांगलिक स्थिति मानी जाएगी। और इस हिसाब से भी हम अगर देखें तो मैरिज जो है वो लेट होना अच्छा कहा जाएगा, क्योंकि जब मंगल और मांगलिक प्रभाव होता है तो वैसे भी जो एज है उसको हम अप्रॉक्सीमेटली 28 के आगे लेके जाते हैं, पहली कंडीशन। दूसरी चीज, मैरिज में लेट होने का जो फैक्टर हम देख रहे हैं वो ये कि 7th हाउस लॉर्ड का कहीं ना कहीं हाउस ऑफ डिलेस 8th हाउस से संबंध बना हुआ है, इसलिए विवाह होगा, देर से होगा। राहु केतु एक्सेस में ही शनि खुद भी है, इसीलिए कुछ चुनौतियां भी होंगी। जब 7th हाउस लॉर्ड शनि जैसे ग्रह को राहु केतु एक्सेस में देखा है तो इवन मैरिजेस जो हैं वो 37-38 ईयर तक जाके पहुंच गई, कई जगहों पर ऐसा हुआ है। इसीलिए लेट मैरिज की संभावनाओं से मैं इनकार नहीं कर सकता। दूसरी चीज कि 5th हाउस में जुपिटर बैठे हुए हैं। 5th हाउस में जो जुपिटर बैठे हैं वो भी कहीं ना कहीं 8th हाउस के लॉर्ड हैं, क्योंकि 12 नंबर राशि के स्वामी है। इसीलिए संतान प्राप्ति में ही देरी लिखी है। अगर संतान प्राप्ति में भी देरी लिखी है तो फिर मैरिज भी उस हिसाब से अपने आप में थोड़ा सा लेट होती हुई नजर आती है। तो जो आपका पहला सवाल कि मैरिज होने की संभावना, तो हाँ है। उसका ग्राउंड ये होगा कि 7th हाउस का लॉर्ड अपने घर से एक घर आगे बैठे हैं तो भी हम वहाँ पे उन्हें अच्छा मान सकते हैं। अष्टम भाव में शनि का विराजमान होना कोई खराब नहीं है। चुनौतियां इसलिए होंगी क्योंकि 7th लॉर्ड कहीं ना कहीं राहु केतु एक्सिस में है, और केतु जैसे ग्रह का अष्टम में कनेक्ट होना तो इसका मतलब है कि एक प्री डिस्टाइंड जो कहना चाहिए ससुराल पक्ष होगा वो वक्त आने पर ये ग्रह देते हुए नजर आएंगे। दूसरा सवाल जो था वो ये था कि मैरिज लाइफ के अंदर की हैप्पीनेस को लेकर क्या कहा जाए। तो मैरिज लाइफ की जो हैप्पीनेस है वो बेसिकली हम 8th हाउस से कनेक्ट करते हैं, तो उसमें मंगल शनि और केतु ग्रहों का प्रभाव जो है वो थोड़ा सा चुनौतियां देता है। अष्टम भाव के ऊपर जो पाप प्रभाव देखा जाए तो वो अत्यधिक मात्रा में, पाप प्रभाव इसलिए कह रहा हूं क्योंकि नैसर्गिक रूप से तीनों ही ग्रहों को हम क्रूर लेवल पे मानते हैं, ठीक है। इसलिए कुंडली को बहुत ज्यादा मिलाकर मांगलिक फैक्टर को ध्यान में रखते हुए मैरिज को करना होगा, क्योंकि यहाँ पे किसी भी शुभ ग्रह की डायरेक्ट दृष्टि नहीं है। आप देखें केंद्र में शुक्र बैठे हुए हैं, ठीक है, जबकि 7th हाउस पे किसी भी शुभ ग्रह की डायरेक्ट दृष्टि नहीं है। 8th हाउस के ऊपर भी किसी ग्रह की शुभ दृष्टि नहीं है।
केंद्रीय प्रभाव जो है वो सिर्फ गुरु का है, केंद्रीय प्रभाव है, दृष्टि नहीं। इस वजह से भी कहीं ना कहीं जो मैरिज की हैप्पीनेस है उसमें आपको थोड़ा सा ज़्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है, जिम्मेदारियां काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई रह सकती हैं। दूसरी चीज़, क्योंकि 7th हाउस का रिश्ता शनि से बन रहा है, तो ऐसे में तो बट एज नेचुरल है कि मैरिजेस जो है वो 33 के आगे जाके होती हैं, तो एक प्रैक्टिकलिटी के साथ इंसान चीज़ों को अच्छे से डील कर पाते हैं। यहाँ पर इस केस में अभी शनि का जो गोचर है वो अभी छठे भाव में है, जो कि 7th हाउस के स्वामी हैं और अपने से 12वें गोचर कर रहे हैं। इसीलिए 2023 के जनवरी तक तो हम बिल्कुल भी फेवरेबल ड्यूरेशन नहीं कह सकते। हाँ, उसके आगे जाकर ड्यूरेशन बनेंगे। एज जहाँ तक कैलकुलेट हम कर रहे हैं तो अभी शायद 26-27 साल ही हो रहा है। मांगलिक प्रभाव होने के कारण हम 29 और 29 के आगे के ड्यूरेशन में जाकर मैरिज को होता हुआ देख सकते हैं। जब शनि का गोचर आपके जन्मकालिक शनि के ऊपर से होगा, उस अवधि में यानी कि 28 से 30 साल के बीच की जो अवधि रहनी चाहिए, जन्म के शनि के ऊपर से जो गोचर होगा उस पे वो पीरियड थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है। इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि अगर चीज़ों में थोड़ा सा लेट हो रहा है, थोड़ा सा डिले हो रहा है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। जिस अवधि में जन्म के शनि के ऊपर से गोचर के शनि जाएंगे, उस पीरियड में थोड़ी सी सावधानी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि शनिदेव अष्टम में बैठे हैं और मंगल केतु के साथ में बैठे हैं। चला आ रहा कोई एक कर्मा, क्योंकि वहां पे केतु बैठे हैं, उसमें किसी तरह के बदलाव को जो कुंडली है वो दर्शा सकती है। इस हिसाब से अगर बात की जाए तो अभी 2025 तक, 2023 से लेकर 2025 तक शनिदेव जो हैं वो 11 नंबर में रहेंगे, और उसके बाद 2025 से 2027 तक वो 12 नंबर की राशि में रहेंगे। जब 2025 से 27 का ड्यूरेशन है, वहां पे फिर हमें सावधान होना चाहिए या होना पड़ेगा। अब मैं पहले नवांश को लेके चलता हूं, उसके बाद फिर हम ड्यूरेशन को कैच करने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम नवांशा के अंदर आते हैं, वहां पे हमें क्या सिचुएशन दिखाई देती है, एक बार इसको देख लीजिए। नवांश की कुंडली में हम देख रहे हैं चौथे घर के अंदर मंगल की मौजूदगी है। चौथे घर में क्योंकि मंगल जैसे ग्रह की मौजूदगी है, तो ये थोड़ा सा एंगर और एग्रेशन को यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से राहु केतु एक्सेस क्रिएट हो रही है, तो 3rd हाउस में केतु की मौजूदगी है। कहीं ना कहीं मांगलिक प्रभाव और ये चीजें थोड़ा सा चुनौतियां देती हुई नजर आ सकती हैं। इस चीज को ध्यान में रखते हुए स्ट्रिक्टली सलाह तो यही होगी कि दोनों चार्ट्स को मैच करके ही आगे बढ़िएगा। अब देखिए मैरिज के क्या क्या ड्यूरेशंस पॉसिबल हैं। केंद्रीय प्रभाव से देखा जाए तो मंगल भी कहीं ना कहीं चीजों को करा सकते हैं। बुध, चंद्रमा, गुरु, सूर्य, इनका संबंध सीधे तौर पे आपके नवांश में केंद्र से बन रहा है। दूसरी जो पॉसिबिलिटी है वो है हमारे पास त्रिकोण, क्योंकि त्रिकोण से जब कोई चीज होती है तो दैट इज अ नेचुरल ब्लेसिंग। तो यहाँ पर अभी जो मंगल का पीरियड उनके ऊपर चल रहा है, उसमें जो एज फैक्टर बन रहे हैं वो 28 पूरे नहीं होते हुए दिख रहे हैं। इसीलिए अगर चीजें लेट होती भी हैं तो मांगलिक कुंडली के आधार पे कोई चुनौती नहीं है, बेफिक्र रहा जा सकता है। जो पॉजिटिव फॉर्मेशन हो वो राहु के पीरियड में बन सकता है, ठीक है, क्योंकि राहु यहाँ पे नवांश की कुंडली में 9वें भाव में बैठे हुए हैं। यहाँ पर नवांश की कुंडली में जो चंद्रमा है उनका 8 नंबर की राशि में आके बैठना, ये थोड़ा सा एक चुनौतीपूर्ण स्थिति कही जा सकती है। इस चीज को अगर देखें तो जो उनकी लगन कुंडली है, उस लगन कुंडली के अंदर उनके चंद्रमा जो हैं वो स्वामित्व रखते हैं कहीं ना कहीं 12th हाउस का, ठीक है। 12th हाउस जो है वो भी मैरिटल लाइफ के अंदर कोई ना कोई एक स्पेशल रोल रखता है, 12वां घर, ठीक है। इस वजह से इधर के स्वामी
चंद्रमा 12वें घर के स्वामी चंद्रमा का नवांश की कुंडली में जाकर 8 नंबर की राशि जहां पे वो नीच होते हैं वहां बैठना, ये थोड़ा सा मैरिटल लाइफ के अंदर बनने वाले हैप्पीनेस में कुछ चैलेंजेस रिप्रेजेंट करता है। इसलिए चीजों को कह रहा हूं कि मांगलिक फॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए कुंडलियों को मिलाकर आगे मूव करना चाहिए। मैरिज की जो ड्यूरेशंस हैं वो राहु की महादशा में आपको बनती हुई दिख सकती हैं। उसमें चंद्रमा भी अपना चीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। सूर्य भी कर सकते हैं, 7th हाउस में है। जुपिटर का सपोर्ट भी मुमकिन है। तो राहु की जब महादशा शुरू होगी, राहु की महादशा में जब गुरु का अंतर्दशा आ जाए, वो पीरियड भी आपको मैरिज पॉइंट से पॉजिटिव रिजल्ट देने में सक्षम रह सकते हैं, जो कि 2024 के आसपास बनते हुए दिखेंगे। इसीलिए अगर चीजें जो हैं वो 2024 2025 के आसपास बनती हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सलाह तो मेरी यही होगी कि अष्टम में जहां पे शनि बैठे हैं वहां से शनि का गोचर हो जाए, वहां तक अगर वेट किया जा सकता हो, क्योंकि सिर्फ हम सलाह दे सकते हैं, इवेंट को तो अपने ड्यूरेशंस पे होना है। तो उस पर्टिकुलर पीरियड में जब शनि का गोचर अष्टम भाव से हो रहा हो, वहां पे ज्यादा सावधानी की जरूरत पड़ेगी। अब मुझे उम्मीद है कि आप जो सवालों के जवाब चाह रहे थे वो आपको मिले होंगे। इसके बाद जो भी आपको कोई क्वेश्चन लगता है तो आप उसे जरूर बताइएगा। राहु में राहु की ही अंतर्दशा ऑलमोस्ट 2026 तक है, ठीक है। इसके बाद जाके राहु में गुरु की अंतर्दशा 2026 से शुरू होती है। तो मैरिज लाइफ में जो ओरिजिनल हैप्पीनेस खुलने की संभावनाएं बनेंगी, उसे आप ऐसा समझ लीजिए कि तकरीबन कहीं ना कहीं ड्यूरेशन खींचते खींचते भी, क्योंकि वो शनि का भाव है, तो 33-36 की जो एज है वहां तक कहीं ना कहीं थोड़ी सी चुनौतियों को महसूस करने के बाद ही वैवाहिक जीवन में खुशियों को इंसान महसूस कर पाएगा। खुशियां महसूस हो पाने का रीजन क्या है कि जो 7th हाउस है उससे 4 घर आगे जो विवाह का स्थान है, आपका 7th हाउस, उससे 4 घर आगे जाके शुक्र बैठे हुए हैं अपने ही राशि में। इसलिए ये कहा जा सकता है कि देर से ही सही, लेकिन कहीं ना कहीं मैरिज लाइफ में एक हैप्पीनेस बनने की संभावना रहेगी। 10th हाउस में शुक्र का होना ये एक मालव्य योग क्रिएट कर रहा है, तो इंसान अपने जिंदगी में किसी अच्छे पद को भी पाने की संभावना रखते हैं और कुंडली इस फॉर्मेशन के साथ काम करती हुई नजर आएगी। तो बिल्कुल होपफुल रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेट होने का रीजन यही है, 7th हाउस लॉर्ड का 8th हाउस से संबंध होना, और 8वें घर से जब कोई चीजों का संबंध होता है तो चीजों में देरियां आती हैं। उसको लेके घबराने की जरूरत नहीं होगी। धन्यवाद।